डोंगरी का साया एक किंगपिन का जन्म। दाऊद इब्राहिम कासकर। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में जन्मे इस लड़के के बारे में किसने सोचा होगा कि यही लड़का आगे चलकर आतंक और जुर्म का दूसरा नाम बन जाएगा। दाऊद की शुरुआती जिंदगी उस आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग थी जिसके लिए वो बाद में बदनाम हुआ। एक साधारण घर में पले बढ़े दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सफर उसे कहां ले जाएगा। एक साधारण परिवार में पले बढ़े दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे। इब्राहिम कासकर ने अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन डोंगरी की वो चहल पहल वाली गलियां जो अपनी अंडरवर्ल्ड गतिविधियों के लिए बदनाम थीं, जल्द ही युवा दाऊद को अपनी ओर खींच लेंगी। डोंगरी की गलियों में पलते बढ़ते हुए दाऊद ने देखा कि कैसे अपराध और भ्रष्टाचार ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। महत्वाकांक्षा और बेरहमी के बीज शुरू से ही बो दिए गए थे, जिसने एक ऐसे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया जो हमेशा के लिए अपराध के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दाऊद की महत्वाकांक्षा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी बेरहमी और चालाकी ने उसे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। दाऊद ने अपने शुरुआती दिनों में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। ये छोटे अपराध जल्द ही बड़े अपराधों में बदल गए और दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से फैलने लगा। पुलिस की नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन दाऊद की चालाकी और होशियारी ने उसे हमेशा बचाए रखा। हर बार जब पुलिस उसे पकड़ने के करीब होती, दाऊद किसी न किसी तरह से बच निकलता। धीरे धीरे दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी ताकत और प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते गए और वह अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख चेहरा बन गया। उसकी कहानी एक साधारण लड़के से एक किंगपिन बनने की है, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। डी कंपनी का उदय, छोटे अपराधों से अंडरवर्ल्ड साम्राज्य तक। मुंबई का वो चहल पहल वाला शहर अपनी भीड़ और अनगिनत मौकों के साथ दाऊद का खेल का मैदान बन गया। उसने छोटी मोटी चोरियों और तस्करी से शुरुआत की और जल्दी ही धंधे के गुर सीख लिए। उसकी हिम्मत और चालाकी ने स्थानीय गुंडों का ध्यान खींचा और जल्द ही दाऊद खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऊपर उठता हुआ पाया। अपने भाई शबीर इब्राहिम कासकर के साथ दाऊद ने डी कंपनी की स्थापना की, एक ऐसा आपराधिक गिरोह जो जबरन वसूली और तस्करी से लेकर ड्रग्स की तस्करी और सुपारी किलिंग तक हर चीज में शामिल था। काला शुक्रवार 1993 के मुंबई बम धमाके, यह एक ऐसा दिन था जिसने न केवल मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 मार्च 1993, यह तारीख भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए भारत की याददाश्त में काले शुक्रवार के रूप में दर्ज हो गया। उस दिन का अंधेरा और भय आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। 12 बम धमाकों की एक श्रृंखला ने मुंबई को हिलाकर रख दिया, जिससे हर तरफ तबाही और निराशा फैल गई। इन धमाकों ने शहर के हर कोने को झकझोर कर रख दिया। शहर भर के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाकर किए गए इन धमाकों में 257 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस जघन्य कृत्य का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। उसकी योजना ने मुंबई को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। ये बम धमाके उसकी ताकत और बेरहमी का एक खौफनाक प्रदर्शन थे, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस घटना ने न केवल सुरक्षा बलों को बल्कि आम जनता को भी सतर्क कर दिया। मुंबई ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उस दिन की यादें हमेशा के लिए शहर की आत्मा में बसी रहेंगी। डर का लंबा साया, ललित मोदी का भागना। यह कहानी है उस समय की जब क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आया था। दाऊद इब्राहिम के आतंक की पहुंच अंडरवर्ल्ड से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उसकी ताकत और खौफ का असर हर जगह महसूस किया जा सकता था, चाहे वह शहर की गलियां हों या बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र। 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग के तत्कालीन अध्यक्ष ललित मोदी दाऊद और उसके साथियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए भारत से भाग गए। यह एक ऐसा समय था जब आईपीएल अपने चरम पर था और मोदी का अचानक भागना सबको चौंका गया।
मोदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने आईपीएल में मैच फिक्सिंग से जुड़ी दाऊद की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से उन्हें धमकियां मिली। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप था जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण उन्हें धमकियां मिली। ये धमकियां इतनी गंभीर थीं कि मोदी को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। इस घटना ने दाऊद और डी कंपनी के व्यापक प्रभाव को उजागर किया, जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था बल्कि समाज के हर कोने में फैला हुआ था, यहां तक कि खेल और मनोरंजन की दुनिया में भी। यह दिखाता है कि कैसे अपराध और आतंक का जाल हर जगह फैला हुआ था और कोई भी इससे अछूता नहीं था। इसने दिखाया कि कोई भी, चाहे उसका कद या पद कुछ भी हो, उसकी पहुंच से सुरक्षित नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई डर के साए में जी रहा था और ललित मोदी का भागना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। साजिश की फुसफुसाहट, बाबा सिद्दीकी कनेक्शन। सालों बाद 24 में दाऊद इब्राहिम का नाम फिर से सामने आया। इस बार मुंबई के एक जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शूटर योगेश, जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य था, ने दावा किया कि नादिर शाह को बाबा सिद्दीकी, एक प्रमुख राजनेता, के साथ कथित संबंधों के कारण निशाना बनाया गया था। योगेश ने आगे आरोप लगाया कि बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम की हिट लिस्ट में थे। हालांकि ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक बार फिर दाऊद के सायेदार नेटवर्क और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसके स्थायी प्रभाव को उजागर किया है। एक ग्लोबल भूत, दाऊद का मायावी रास्ता। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। वह भारत से गायब हो गया और बताया जाता है कि उसने पाकिस्तान में शरण ली, जहां माना जाता है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संरक्षण में रह रहा है। भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के बार बार अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान ने लगातार दाऊद को पनाह देने से इनकार किया है। वह एक भूत बना हुआ है, एक साया जो परछाइयों में घूमता है। उसका ठिकाना कई अटकलों और रहस्य का विषय है। देर से मिला न्याय तलाश जारी है। 3 दशकों से ज्यादा समय से दाऊद इब्राहिम दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बचने में कामयाब रहा है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस और मोस्ट वांटेड सूचियों में उसका नाम प्रमुखता से शामिल होने के बावजूद उसे न्याय के कटघरे में लाना एक मायावी लक्ष्य साबित हुआ है। हालांकि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनगिनत पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और उसके जघन्य अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की उम्मीद से इस मायावी अपराधी की तलाश जारी है। आतंक की विरासत, भारत पर दाऊद का प्रभाव। दाऊद इब्राहिम के आतंक के राज ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उसका नाम संगठित अपराध, जबरन वसूली और हिंसा का पर्याय बन गया है। 1993 के मुंबई धमाके विशेष रूप से उसकी क्रूरता की क्षमता और आतंकवाद के विनाशकारी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाते हैं। उसका आपराधिक साम्राज्य डी कंपनी अभी भी काम कर रहा है, हालांकि ज्यादा बिखरी हुई अवस्था में, और ड्रग्स की तस्करी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल है। निष्कर्ष, एक साया अभी भी मंडरा रहा है। डोंगरी की पिछली गलियों का लड़का दाऊद इब्राहिम आतंक के एक वैश्विक प्रतीक में बदल गया। उसकी कहानी अपराध, राजनीति और आतंकवाद के बीच के गठजोड़ की एक खौफनाक याद दिलाती है। हालांकि वह एक भगोड़ा बना हुआ है, लेकिन उसका साया अभी भी भारत पर मंडरा रहा है, जो संगठित अपराध की लंबी पहुंच और न्याय के लिए चल रही लड़ाई का एक कठोर प्रमाण है। दाऊद इब्राहिम की तलाश सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने के बारे में नहीं है। यह कानून के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और उसके कार्यों से बर्बाद हुई अनगिनत जिंदगियों को न्याय दिलाने के बारे में है।